जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज अपन भारत के राष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट को वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे और थोड़ा समझते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो अभी 18 जुलाई 2022 को भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका। उसमें द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति चुनी गई। ये 15वीं राष्ट्रपति है। ये प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। और अगर महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये द्वितीय महिला राष्ट्रपति है। ये उड़ीसा से बिलोंग करती है, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के कारण भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होने के कारण भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का संवैधानिक या औपचारिक पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का संवैधानिक या औपचारिक पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इस चीज़ को आप याद रखना। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि राष्ट्रपति को संवैधानिक औपचारिक पद को कहाँ से लिया गया, यानी राष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का गठन का उल्लेख है। तो प्रश्न इस तरह आ जाता है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का गठन का उल्लेख मिलता है? तो वो अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता तथा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी अनुच्छेद 53 के ही दूसरे पार्ट्स में जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, चीफ होगा। और इसके अलावा क्या है? गणतंत्र 26 जनवरी पर झंडा फहराना व तीनों सेनाओं की सलामी राष्ट्रपति लेता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर झंडा फहराना व तीनों सेनाओं की सलामी प्रधानमंत्री लेता है। यहाँ थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ये थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस पर तीनों सेनाओं की सलामी कौन देता है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। और झंडा भी कौन लहराता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जी लहराते हैं। जबकि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं को सलामी राष्ट्रपति लेते हैं और उस समय का जो झंडा फहराने का कार्य होता है वो भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड के संविधान से ली गई है। जो भारत के संविधान में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, जो इलेक्शन प्रणाली है, वो कहाँ से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से। ये किस अनुच्छेद में बात है? ये 54वें अनुच्छेद में बात है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। शायद आप लोगों को ये बात पता होगी, और नहीं पता है तो जान लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यानी कि जो विधानसभाओं के अलावा जो विधान परिषद जो होती है, जो कि अभी भारत के 5 राज्यों में है, तो उसमें जो विधान परिषद उसी तरह होती है जिस तरह की राज्यसभा होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वही सदस्य भाग लेते हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया से चुनकर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के सन 1991 के 70वें संविधान के संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। यानी 1991 के 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में
दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, जो पहले नहीं लेते होंगे। ठीक है, दिल्ली तथा पांडिचेरी भारत के दो मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी स्वयं की विधानसभाएं हैं, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक तो दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी। भारत के दो एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी खुद की विधानसभाएं हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेश जो और है तो उनकी खुद की विधानसभाएं नहीं है। इस कारण से भारत में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है, जो आरबीआई के खाते में जमा करना पड़ता है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान कुल उपस्थित बहुमत 1/6 भाग बहुमत नहीं आने पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी कि 1/6 बहुमत उसको प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो उसकी जमानत की राशि जो रहती है वो भी जब्त हो जाती है, यानी उसकी जमानत ही जब्त हो जाती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की सूचना जारी करने का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। फ्रेंड्स, इलेक्शन दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। इन दोनों शब्दों से आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रत्यक्ष इलेक्शन वो जैसे कि विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा सांसद के इलेक्शन होते हैं, जिसमें कि मतदाता प्रत्याशी को डायरेक्ट वोट करके उसको इलेक्ट करे। और अप्रत्यक्ष वो जो कि जैसे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन होता है, इसमें आम जनता राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट नहीं देती है, बल्कि आम जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निगरानी महासचिव रखता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निगरानी कौन रखता है? तो महासचिव रखता है। महासचिव की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन पर निगरानी सेक्रेटरी रखता है। अगर महासचिव भी अनुपस्थित रहता है तो उस समय क्या निर्वाचन पर निगरानी सेक्रेटरी रखेगा। वह निर्वाचन प्रणाली जिसमें आम जनता भाग नहीं ले सकती उसे अप्रत्यक्ष मत प्रणाली है। ये मैं पूर्व में ये बात आपको बता ही चुका था। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार को प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार प्रसार में कितना समय मिल जाता है? 2 सप्ताह का समय मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख है। यानी अनुच्छेद 55 में भारत के निर्वाचन पद्धति का, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का वर्णन है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से द्वारा होता है। यानी मैंने इसको डिटेल में बता रखा है, और आगे इसको और भी डिटेल में बताने की आवश्यकता समझ में आए तो कमेंट में बताना। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वह 5 वर्ष से पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। यानी अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वो बीच में छोड़ना चाहे या पहले छोड़ना चाहे तो इस पद को छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यानी अनुच्छेद 56 के द्वारा ही इसमें दूसरा भाग जो है 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति इस त्याग की सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। अभी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, अर्थात अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अभी तक 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे, बाकी सब लोग 5 वर्षीय राष्ट्रपति कार्यकाल रहा है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं या अर्हताएं का उल्लेख है। यानी अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है और उनमें क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इन सब के बारे में वर्णन है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यताएं या अर्हताएं क्या क्या हो सकती है?
वे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम किसी भी हो सकती है। वे लाभ के पद पर ना हो, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 59(3) में, यानी अनुच्छेद 59 के तीसरे पॉइंट में भारत के राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का भी उल्लेख दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का सैलरी कितनी होगी ये देख लीजिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। पहले कम थी लेकिन अभी थोड़ा और बढ़ा दी गई है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होगा, ये भी जो कि गवर्नमेंट टैक्स के फ्री रहेगा। ठीक है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। और भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कि जो कि कर मुक्त होता है। ये प्रश्न भी कभी कभी ट्रेंड करता है कि जो भारत का राष्ट्रपति का मासिक वेतन खाते तो ये भारत की संचित निधि से जाता है, और जो कि कर मुक्त होता है, टैक्स मुक्त होता है। ठीक है, अगर इनकी पेंशन की बात की जाए तो राष्ट्रपति को पेंशन 1.5 लाख रुपए पेंशन आजीवन मिलती है, जो कि वो भी कर मुक्त होती है। और ये कितने किसके द्वारा? अनुच्छेद 59 के द्वारा, अनुच्छेद 59 के तीसरे पॉइंट के अनुसार। ठीक है, शपथ भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मुख्य न्यायाधीश कौन थे अभी? ठीक है, रमन्ना जी थे। ठीक है, और अभी चेंज होने वाले हैं, तो अभी ललित जी नए सुप्रीम चीफ बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने का उल्लेख है। क्योंकि देखो, किसी भी पद को अगर मिसयूज होता है तो उसको हटाने की भी क्षमता होनी चाहिए, इसीलिए उसको अगर राष्ट्रपति अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसको महाभियोग चलाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा व लोकसभा में चलाया जा सकता है, यानी कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अनिवार्य लिखित सूचना देना अनिवार्य है, यानी कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ आप महाभियोग चला रहे तो उनको 14 दिन पहले इस बात की सूचना कर दी जाए कि हाँ, आपके ऊपर महाभियोग चलाने वाले हैं। 14 दिन पहले लिखित सूचना ना देने पर महाभियोग आयोग स्वीकार नहीं करेगा, यानी अगर आपने लिखित सूचना उनको नहीं दी 14 दिन पहले तो उनके खिलाफ जो महाभियोग की जो सूचना है उसको आयोग कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाते समय सदन के उपस्थित सदस्यों में 1/4 सदस्यों के महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए तथा वह महाभियोग उस सदन के उपस्थित सदस्यों को 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, वरना महाभियोग असफल माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये बात है कि भारत के राष्ट्रपति को जब महाभियोग जब चला रहे हो तो कम से कम 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव के पर हस्ताक्षर होना चाहिए और उस सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा उसको पारित भी होना चाहिए, तभी आपका महाभियोग माना जाएगा, नहीं तो अन्यथा वो असफल माना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है, यानी जो राष्ट्रपति जी पे आप जब महाभियोग चलाएंगे तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सफल माना जाएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होते हैं तो उसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाएगा। और ये बात किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 71 में इस बात को बोला गया है। ठीक है। अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति का क्षमादान करने के अधिकार है और उसका उल्लेख है। तो प्रश्न इस तरह जाता है, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति जी को सलाह एवं कोई भी काम बताने के लिए या सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ये सब लोग आप जानते ही हैं। अनुच्छेद 80 के तीसरे पॉइंट के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान के क्षेत्र में निपुण मनोनीत करता है। यानी जो भारत के जो राष्ट्रपति है तो अनुच्छेद 80 के तीसरे पॉइंट के अनुसार भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं जो कि खेल जगत से, कला साहित्य से, समाज सेवा से, विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, ऐसे लोगों को भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ठीक है। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर कला में खेल विषय को भी जोड़ा गया। ये देखो, पहले खेल नहीं था राज्यसभा के लिए, लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर खेल विषय को कला के साथ कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 108 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाने वाले संसद के नियुक्त अधिवेशनों का उल्लेख है। यानी अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाने वाले संसद के संयुक्त अधिवेशनों का उल्लेख है, वर्णन है। किसके अनुसार? 108वें अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। यानी संयुक्त अधिवेशन को कौन? राष्ट्रपति बुलाते जरूर है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन आप समझ रहे हैं। ठीक है। संसद में कितने लोग हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है। ठीक है, ये तीनों सदन ही होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा संसद की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और राज्यसभा संसद की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है। तो इन तीनों को जब संयुक्त की जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन इसको बुलाते कौन है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। सामान्यतः संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का पहला दिन तथा बजट सत्र के पहले दिन बुलाया जाता है। ये नॉर्मली कब बुलाए जाते हैं संयुक्त अधिवेशन? ये लोकसभा का पहला दिन हो, ठीक है, तथा बजट सत्र का पहला दिन बुलाया जाता है। ठीक है, लोकसभा के पहले दिन और जब बजट प्रक्रिया होती है उसके पहले दिन इसको बुलाया जाता है। भारत में अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। जैसे कि अभी जो पूर्व में अभी तक 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए, उनको अपन एक नजर में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कब कब बुलाए गए? पहला संयुक्त अधिवेशन किस विषय? पहला संयुक्त अधिवेशन 6 मई 1961 को बुलाया गया था। और ये किस विषय के पर बुलाया गया था? तो दहेज विरोधी अधिनियम की। ठीक है, दहेज विरोधी कानून के लिए, दहेज विरोधी अधिनियम बनाने के लिए इसको बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 6 मई 1961 को। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और दूसरा संयुक्त अधिवेशन 16 मई 1978 को बुलाया गया था। ठीक है, दूसरा संयुक्त अधिवेशन 16 मई 1978 को बुलाया गया था। उस समय का क्या विषय था? किस विषय के लिए? बैंकिंग सेवा अधिनियम के तहत के लिए इसको बुलाया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री कौन से थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय के? तो नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे। किसने? दूसरे संयुक्त अधिवेशन में। और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरा संयुक्त अधिवेशन ये कब बुलाया गया था? समय 26 मई
2002 को बुलाया गया था। ठीक है, किस विषय पे चर्चा करने के लिए? आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोर्टो के लिए। ठीक है, और उस समय के राष्ट्रपति जी कौन थे? तो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस समय के राष्ट्रपति थे, और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तीसरा संयुक्त अधिवेशन। अब अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है। तो प्रश्न इस तरह आ जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 123 में। ठीक है, अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। ठीक है, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून को लागू करना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति 6 माह के लिए अनुच्छेद 123 का अध्यादेश लागू कर सकता है। क्या मतलब हो रहा है इसका? कि किसी कारण से सदन नहीं चल रहा है या सदन में बवाल चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 6 माह के लिए अनुच्छेद 123 का द्वारा अध्यादेश लागू कर सकते हैं, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होते ही न्यूनतम 6 सप्ताह तथा अधिकतम 6 माह में संसद के द्वारा पारित कर देना चाहिए, अन्यथा अध्यादेश निरस्त हो जाता है। देखिए क्या है कि अगर संसद नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में 6 सप्ताह तथा अधिकतम मैक्सिमम 6 माह के पीरियड में उसको संसद के द्वारा पारित कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वो कानून या कोई भी अधिनियम जो होगा वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ने बहुत ही अच्छी तरीके से राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट डाले। मैंने सभी फैक्ट डालने की कोशिश की, फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे लगातार, और आप अगर इसी तरह को वीडियो पाने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये PDF फॉर्म में ये नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।